नमस्कार मित्रों। आज भी अपन ने पहले जैसे कि अपन ने बात की थी, पूरा डिसीजन अपन ने पूरा लिया था कि कौन कौन से अपन को टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि अपन सबसे पहले वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं और आज अपन वर्णमाला पढ़ते हैं, मतलब वर्ण विचार। क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार। बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार तो आप पहली क्लास से पढ़ ही रहे हो, वर्णमाला पढ़ ही रहे हो, लेकिन आज अपन थोड़ा सा कुछ चीजें नहीं जानते जो कि आपके कहीं ना कहीं काम आए, इसीलिए, है ना। वर्ण, अब अपन कहते हैं वर्ण कहते किसको? वर्ण कहते किसको? वर्ण जिसका जिसका कोई खंडन नहीं होता हो। क्या? जिसका कोई खंडन नहीं होता, खंडन नहीं होता हो, उसको कहते हैं वर्ण। वर्ण एक ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। वर्ण एक ध्वनि है। ध्वनि का खंडन नहीं होता है, वही चीज होती है वर्ण, जिसका कोई खंडन नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, आपको पता होगा, वर्ण से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य। अब अपन आगे पढ़ते हैं वर्ण वर्ण विचार को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो स्वर और दूसरा है व्यंजन। कौन कौन से? एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। आपको पता है स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं स्वर। अब अपन स्वर को भी दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। क्या होता है? एक तो ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को अपन दूसरी भाषा में लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब अपन बात करते हैं हिंदी के मूल स्वरों के बारे में। किसके बारे में? मूल स्वर। तो हिंदी में मूल स्वर परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो स्वर और दूसरा पूछा जाता है मूल स्वर। तो मूल स्वर 4 होते हैं। कई बार परीक्षा के जल्दबाजी में अपन डिसीजन लेते हैं कि यार स्वर तो 11 होते हैं, टिक लगाया, अपन ने काम कर दिया। लेकिन वहां पर पूछा जाता है मूल स्वर कितने हैं और स्वर कितने हैं। तो प्रश्न के प्रणाली पे डिपेंड रहता है कि सामने वाला आपसे पूछना क्या चाहता है। तो अपन बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। अब आप देखो, इन्हीं चारों के माध्यम से ये 4 हो गए। अब इन चारों से अपन कितने स्वर बनाएंगे? 11 बनाएंगे, क्योंकि इन चारों से ही बने। कैसे बने देखते हैं, आ जाओ। अ से अ मिला दो तो क्या हो जाएगा? आ। ई से ई मिला दो तो बड़ी हो जाएगी, है ना। ऊ से ऊ बना दो तो बड़ा ऊ हो गया। ठीक है। री अपन से पहले से अपने पास है, इसलिए अपन इसको गिनते नहीं है। अब देखो, अ और ई बन के हो गया आई। क्या हुआ? आई हुआ। अब देखो, इसी अ को आई में ले लेते हैं, ये आई मिला देते हैं, ये हो गया आई। यहां पर आपको दिखती है एक मात्रा। कितनी? एक मात्रा, लेकिन होती है 2 मात्राएं, आई और आई। अब देखो वो कैसे बना, देखो अ प्लस उ ले लो, ये बन गया ओ। धन ओ लिया तो बन गया औ। क्या बन गया? औ।
अब देखो इन्हीं से अपन ने बनाया, कोई अलग किया नहीं है, क्योंकि अपन इसको जो दीर्घ स्वर है, लघु ह्रस्व स्वर है, लघु स्वर है, उन स्वरों को अपन क्या बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं। क्या बना रहे, दीर्घ बना रहे। तो चार तो स्वर हो गए, मूल स्वर हो गए, और उनको ह्रस्व कहा जाता है या लघु कहा जाता है। तो लघु चार हो गए, है ना। अब अपन ने दीर्घ बनाया, अ में अ जोड़ दिया, आ हो गया, है ना। अब देखो ई से ई किया तो बड़ी ई हो गया, ऊ से ऊ मिलाया तो बड़ा ऊ हो गया, और में आई मिलाया तो आई हो गया, और प्लस ए मिलाया तो आई हो गया, जिसमें डबल मात्रा आपको को दिखती नहीं है, लेकिन होती दो मात्रा। ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, है ना। अ और ऊ बना के ओ हो गया, और अ प्लस ओ हो गया। तब देखो एक अपन ने बताया था मैंने, चार स्वर तो ये हो गए, 1 2 3 और ये हो गए 4। अब ये हो गए दीर्घ, 5 6 7 8 9 10 11 हुए ना 11। अब अपन इसको क्रम से लिख देते हैं, और है ना, उसके बाद अपन नीचे पूरा लिख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब 11 स्वर हो गए अपन। अब इन्हीं 11 स्वरों को अपन क्रम से लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। स्वर लिख लेते हैं अपन, अ आ। अब अ से आ कैसे बना, और कौन सा दीर्घ है कौन सा लघु है, वो आपको पता लग जाएगा, देखा है ना। आ ई उ री ए आई ओ औ, है ना। ये हो गए 11 स्वर। अब आप कहोगे कि ओ औ अब अह भी आता है ना, लेकिन वो न अम और अह, इनको कहा अयोग वाह। क्या कहा गया है, अयोग वाह। योग वाह में अ उपसर्ग लग गया तो अयोग हो गया। न तो ये स्वर में गिने जाएंगे, न व्यंजन में गिने जाएंगे। लेकिन जब अपन पूर्ण दीर्घ मतलब देवनागरी के हिसाब से अगर जब अपन काउंट करेंगे, तो जब 52 स्वर होंगे उसमें इनको गिना जाएगा, है ना। अम और अयोग वाह में है। इसको अभी आप थोड़े समय के लिए बाद में देखेंगे इसको, हो गए। अब अपन स्वर किसे कहते हैं, तो जो स्वर की परिभाषा, किसकी परिभाषा, स्वर की परिभाषा। उस दिन के बाद अपनी ये दूसरी क्लास है, जैसा भी है वैसा उचित अपन समझ रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज अगर आपके काम की हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्वर की परिभाषा, जो वर्ण बिना किसी सहायता से, बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। ये परिभाषा है स्वर की परिभाषा की। जो वर्ण बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। वो आप भली भांति से जानते हैं। लेकिन जहां तक अपन ने देखा कि 4 स्वर है, 4 स्वर से अपन ने दीर्घ स्वर कैसे निकाले, वो आपको जहां तक मेरे हिसाब से एक मुख्य बात थी, वो मैंने आपको बता दी। अब अपन व्यंजन देखते हैं, जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखते हैं व्यंजनों को। या आपने नोट कर लिया हो तो अपन मिटा देते हैं इसको, बाकी नोट करें ऐसी कोई। अब अपन पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन कितने होते हैं, तो आप सबको पता होगा 33 होते हैं। व्यंजन की परिभाषा आपको पता है, परिभाषा जो वर्ण स्वरों की
सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते थे? क, ये वर्ग है, क वर्ग, क, च, ट, त और प, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। कितने? 5 वर्ण। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5, इनको नासिकीय वर्ण कहा जाता है। यहाँ से देखा जाए तो ये भी 5 होते हैं। 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, है ना। ये कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25 हो गए। कितने हो गए? 25 हो गए। है ना। उसके बाद अपन देखें तो अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण देखें तो य, र, ल और व। उसके बाद ऊष्म वर्ण श, श, स, ह। संयुक्त वर्ण अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये कितने हुए? 4, 4, 4, है ना। ये 12 वर्ण ये हो गए। कितने हो गए? 12 वर्ण। अब देखो अक्ष बना है तो आधा क और प्लस श से बना है, तो ये बन गया अक्ष। आधा त और र बन के बना त्र। आधा ज और य बन के बना ज्ञ। आधा श और र बन के बना श्र, है ना। इस तरह से ये संयुक्त वर्ण बने। जो मुख्य बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आप देख लो, है ना। ये कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। ये कहाँ से बोले जाते हैं? मुर्दा से। कहाँ से बोले जाते हैं? मुर्दा से। त वर्ग बोला जाता है दंत से। कहाँ से? दंत से। और प वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। अब ये क्या होता है? ये उच्चारण स्थान होता है। क्या होता है? उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। ये पूरा वर्ग जो क वर्ग है वो आपसे कंठ से बोला जाएगा। जैसे कि क, ख, ग, घ, ये पूरा कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं, है ना। च वर्ग, च वर्ग तालु। तालु क्या होता है? जो अपने जीभ से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो तालु। और उससे अपना जो जीभ जाती है तो ऊपर वाले हिस्से से जो पीछे जो जाती है उसको कहा जाता है तालु। तो वहां से अपन ये च, छ, ज वहां से बोला जाता है ना। और जैसे कि ट वर्ग। अब ट वर्ग मुर्दा। मुर्दा क्या होता है? मुर्दा जैसे अपनी जीभ होती है, दांतों से ऊपर वाला जो हिस्सा, तो वहां पर बोलते हैं तो अपनी जीभ वहां जैसे ट थ, तो वो जीभ वहां टकराए। फर्स्ट बार टकराएगी वो सही। अगर आप सेकंड बार करने जाओगे तो आपका मन वो गलत बताएगा। पहली बार में जो बताता है वो जीभ जाती है वो बिल्कुल सत्य होती है। बाकायदा ध्यान रखें जब भी उच्चारण स्थान है तो पहली बार जो जीभ जहाँ टकराती है, जैसे कि आप बोलोगे त, आप फिर तब बोलोगे तो तब में स्पष्ट रूप से आपके दांतों में जीभ चली गई है, दांतों से आगे टकराई है। लेकिन आप अगर जानबूझ के करने जाओगे तो त कहाँ बोलोगे? तो त आपके मुर्दा में भी चला जाएगा, तालु में भी चला जाएगा, तो वहां पर उत्तर होने के चांसेस गलत हो जाएंगे, है ना। तो तंतुधन ये दंत ओष्ठ, जैसे कि प, आप बिना होठों से प बोल ही नहीं सकते। जैसे प, पापा बोल के बताओ मुझे कैसे बोलोगे पापा?
जैसे होंठ पकड़ोगे तो बोल ही नहीं सकते। आप छोटे बच्चों को सिखा सकते हो अपने बच्चों के, बेटा पापा, छोटे बच्चे पापा पापा मम्मी मम्मी करता है, तो आप उसको बोल सकते हो पापा बिना होठों से बोल, तो वो मजाक मजाक में सीख जाएगा कि नहीं ये होठों से बोलने वाले शब्द वर्ण है ना। फ बिना होठों से बोल ही नहीं सकते हैं। आप भ बोलो, भ बोलो, तो बिना होठों से बोल ही नहीं सकते। तो कई बार अपन छोटे बच्चों को बोल सकते हो बेटा ये दंत वर्ण है, ये मूर्धा है, तो अपन बता सकते हो। अंतस्थ यर लव है ना, उष्म वर्ण श श स, जिसमें गर्म हवा निकलती हो, श वहां से हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, तो ये वर्ण हो गए। संयुक्त वर्ण ये हो गए अक्षत्र श्र, तो आप पता लगा सकते हो। अब अपन बात करते हैं कौन कौन से, तो ये कितने हो गए थे, 25 वर्ण, 12 ये हो गए, कितना 25 और 12 ये हो गए, है ना। और 11 वर्ण वो थे ही, है ना। फिर ये कितने हो गए, 12 अपन ने जोड़ लिए, 2 अयोग हुआ, कितने 5 और 2 7 8, 6 7 8 9 10, 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हासिल लगी तो 50। दो कौन से होने, तो वो उच्छिष्ट जो कहते हैं वो रह गए, 2 वर्ण और रहते हैं, जैसे कि ये ड और ढ, जिसके अंदर नीचे बिंदी रहती है ना। इस प्रकार से ये 52 वर्ण हो गए, उनको उच्छिष्ट कहा जाता है, जो आगत वर्ण कहा जाता है, इनको बाद में इनमें गिना गया, उस हिसाब से 52 हो रहे। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको कत मुद करके याद रख सकते हो, है ना। कंठ तालु का इचुनिशम तालु, ये संस्कृत में सूत्र भी होते हैं, उन सूत्रों को भी याद करके भी अपन याद रख सकते हैं। लेकिन अपन को भी मुख्य रूप से 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कंठ से बोलने वाले, तालु से बोलने वाले, मूर्धा से बोलने वाले, दंत से, ओष्ठ से आप काउंट कर सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप लाइक कर सकते हो, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।